फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं जिसके लेखक हैं श्री निरंजन धुलेकर सर। और सर की स्टोरी तो आप लोग सुने ही हैं और काफ़ी पसंद भी आप लोगों ने किया। तो उनकी एक नई स्टोरी है 10 o'clock और आशा करती हूँ ये स्टोरी भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, मैं स्टोरी शुरू करती हूँ। मेरी उम्र 36 पार कर चुकी थी और हर गुजरते दिन के साथ एक नई पदवी मेरे सर पर धरती जा रही थी। लफड़ा है, चक्कर है, बीमारी है, कोई रख ली होगी लिव इन, कहीं ये गे तो नहीं। हकीम साहब का मरीज, सत्य यही था कि मैं बैचलर था। इसी बीच ढेर सारे रिश्ते मेरे मना करने के बावजूद आए, पर मटेरियलाइज न होने के कारण लौट गए। कुछ स्वाभिमानी लड़कियों ने मुझसे सीधी बात की और मुझे मजबूरी में झूठ बोलना पड़ा कि मेरा कमिटमेंट किसी और लड़की से है। उन्होंने खुशी खुशी मुझे बधाई दी और मुझे बिना किसी गलान के दूसरे रिश्तों से ब्याह कर ससुराल चली गई। कई लड़कियों को मैंने पहले ही बता दिया था कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी शादी करने में। उन्हें जो समझना था समझती चली गई। इसी वक्त 3 लड़कियों का प्रपोजल पेंडिंग पड़ा था। पहली 34 साल की अविवाहिता थी। दूसरी की उम्र मेरे बराबर की थी, वो विडो थी। तीसरी की उम्र मुझसे 2 साल ज़्यादा थी और वो तलाकशुदा थी। पता नहीं क्यों कोई फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहा था और ये ठीक भी नहीं था। मुझे आज तीनों में से एक को चुनकर निर्णय रात 10 बजे तक दे देना था फ़ोन पर। यानी 10 से पहले फ़ोन किया तो यस, वरना। दोपहर ढल चुकी थी। मन में मंथन बढ़ता ही जा रहा था। ईश्वर ने अगर जोड़ी बनाई है तो कौन रोक सकता है। एक होने से मैं किसे चुनूं भी या फ़ोन ऑफ कर दूं? ये ठीक रहेगा। मेरे हाथ फ़ोन की तरफ बढ़े और वो बज उठा। अननोन नंबर था। हेलो, नीड हेयर यू, इज़ दिस? कोई लड़की थी, गंभीर आवाज़ और टू द पॉइंट बात। उसे मिलना था मुझसे। इसी वक्त शादी के बारे में बात करनी थी। पास के एक मॉल के रेस्टोरेंट में आधे घंटे में पहुंचने वाली थी। कुछ खास था उसकी आवाज़ में, शायद बेहद खास। अरुंधति और मैं आमने सामने बैठे थे। किसी ने उसके डैड को मेरा रिश्ता सुझाया था और वो खुद मुझसे बात करना चाहती थी क्योंकि डैड की हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। इसने हिम्मत दिखाई जिसका कारण जल्द ही मुझे समझ में आ गया। देखने में सुंदर कही जा सकती थी। पोस्ट ग्रेजुएशन का 2nd ईयर था और एक सर्दियों वाली शाम के धुंधले में इसके साथ वो भयानक हादसा हो गया था। वो उस अमानुष को देख ही नहीं पाई। चेहरे पर काला कपड़ा बांध दिया गया था। घर वालों ने डर और इज्जत की वजह से मामला दबा दिया था। वो 6 महीने तक घर से नहीं निकली थी। डैड ने शहर ही बदल लिया। अब ये सर्विस कर रही थी और यहीं एक स्कूल में टीचर थी। मुझे उसका ये कॉन्फिडेंस और प्रामाणिकता के साथ सत्य मेरे सामने रखना सब बेहद अद्भुत लगा। मजबूरी ने उसके जीवन में जहर घोला और वो आज स्वेच्छा से सत्य का अस्त्र लिए खुद के भविष्य का फैसला करने निकल पड़ी। बाकी लड़कियों को तो कोई ना कोई मिल ही जाता था, पर इसका हाथों में लेने का सौभाग्य किसी बिरले ही इंसान को मिल सकता था। मुझे विचार मग्न देखकर बोली, डिसीजन बताने की जल्दी मत कीजिएगा। घर जाकर ठीक से सोच विचार करिएगा। और हाँ, एक बात, न करने की गलानी मैं नहीं देना चाहती थी आपको, बस आप फ़ोन मत करिएगा आफ्टर 10 o'clock। रात को अरुंधति और मैंने जब एक दूसरे को गुड नाइट कहा तब सवेरे के 4 बज चुके थे।
निरंजन धुलेकर सर की ये स्टोरी। और आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। सच में हमारे समाज में कभी कभार किसी लड़की के साथ अगर गलत हो जाता है तो समाज के लोग उसे हे दृष्टि से देखते हैं, या समाज के लोग उसका हाथ नहीं थामना चाहते हैं। और अगर ऐसे में कोई इंसान किसी लड़की का हाथ थामता है तो वो समझिए कि वो उसके लिए कितना बड़ा देवता साबित होता है। लोग एक अच्छी लड़की ढूंढेंगे, अगर किसी लड़के के साथ कोई हादसा हुआ है तो उसे तुरंत फ़ौरन मना कर दिया जाता है कि तुम हमारे लायक नहीं हो, जिसमें कि उस लड़की का कोई दोष नहीं होता है। फिर भी लोग उस लड़की को गलत ठहराते हैं कि अगर तुम ऐसे नहीं होते तो तुम्हारे साथ ये हादसा ना होता। पर हादसे जो होते हैं वो अब बताकर नहीं आते हैं। और अगर ऐसे में कोई ऐसा ही हमसफ़र मिल जाए तो वो लड़की उस हादसे को भूल भी सकती है। तो फ्रेंड्स, सर की ये कहानी 10 o'clock जो है, मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और सर की कहानियाँ तो आप लोगों को पसंद करते ही हैं। तो इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ नई कहानी के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।